गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल start a new unit, a topic that is genetics and evolution. Here you see a picture of great genetist Gregor John Mendel, who is also known as a father of genetics. Okay, so before discussing the topic, here we explain the some important glossary which used in genetics. So first of all we see the definition of genetics. So what is genetics? Genetics is the study of inheritance from one generation to another is known as genetics. यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। जैसे फादर या मदर से हेयर का कलर ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रांसफ़र हो रहा है उस चीज़ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम सिंपली बोल सकते हैं जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच progeny differ from their parents. Okay, now जीन। मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट किया था उस समय तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जीन्स को भी उस समय तक नहीं खोजा गया था। ठीक है, लेकिन मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया था कि कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पासअप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो रहे हैं? ये कुछ देयर इज ए समथिंग, दैट समथिंग इज ए फैक्टर एंड दैट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ characters from one generation to the next generation. Now after discovery of electron microscopes, these factors are called genes which are present on chromosomes within the DNA. Okay, तो genes क्या है? Genes is the unit of heredity and is equivalent to the factor of Mendel. Okay, अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एलील्स को। बच्चे इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। एलील्स का मतलब होता है द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए जीन्स आर कॉल्ड एलील्स। ओके, नहीं आया समझ में? आप समझो इसको। हियर वी सी द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, दीज आर द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड दीज टू capital T and small t genes are present at the same loci on homologous chromosomes. So this alternative forms of the gene is called alleles. यानी कि ऐसे जीन्स जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर सेम लोकाई पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलील्स। ओके, अब होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। होमोजाइगोट का मतलब क्या होता है? कि एन इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ जेनेटिक फैक्टर इज कॉल्ड होमोजाइगोट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो जीन्स प्रेजेंट हैं और दोनों ही आइडेंटिकल हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगोट कंडीशन। और यहाँ पे दो जीन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगोट। ओके, I think you understand and can differentiate between homozygote and heterozygote. Now we will discuss about the phenotypic and genotypic characters. Okay, so here we see the phenotypes. Phenotypes means the external appearance of an organism is called phenotype. और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? कि जो भी फिनोटिपिक कैरेक्टर्स जो दिख रहे हैं बाहर से, उन कैरेक्टर्स को कोई ना कोई जीन गवर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो इस जीनोटाइप को हम बोलते हैं जीनोटाइप कैरेक्टर्स। ओके, तो अब हम देखेंगे मेंडल के बारे में। अब हम देखेंगे कि मेंडल कब बॉर्न हुए थे। ठीक है, तो
मेंडल की हिस्ट्री हम देखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही वाज एन ऑस्ट्रियन monk who worked in 19th century. He was born in 1822, 1822 में सिल्सियन, a village in Hegendorf, Austria. Now it is a part of Czech Republic. Before proposing his theory, Mendel knew nothing about chromosomes and genes. Okay. Mendel has conducted his experiment in garden pea, that is known as Pisum sativum, belongs to the family Leguminosae and contains 14 chromosome. Okay, ठीक है। तो ये था मेंडल के बारे में। मेंडल का जो वर्क था, इन्होंने जो वर्क अपने को पब्लिश करना चाह रहे थे उस समय ये नहीं पब्लिश करा पाए, ठीक है, क्योंकि उस समय जो है वो डार्विन की थ्योरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान लोगों का था। इसके बाद में 3 साइंटिस्ट थे, कोरियंस, ह्यूगो डिवरीज एंड सरमार्क, ठीक है। द ईयर 1900 इज हाईली सिग्निफिकेंट फॉर द जेनेटिक्स ड्यू टू द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म by Koreans, Hugo de Vries and Sermark. These are the 3 scientists who rediscovered the Mendelian work. Now the question is why Mendel selected pea plant? ठीक है, ऐसा क्या कारण था कि मेंडल ने जो है वो पी प्लांट को सेलेक्ट किया था? एक तो सेलेक्ट करने का पहला कारण था कि जो पी का जो प्लांट होता है इसकी लाइफ साइकिल जो है वो 1 ईयर की होती है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जो है इसमें कितना होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 2n नंबर 14 है और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है? 7 क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड नंबर है। और मेंडल ने जो है पी प्लांट से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था। और ये फ्लावर जो होता है पी प्लांट का बाइसेक्सुअल फ्लावर है और सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर का है, इसीलिए मेंडल ने इस प्लांट को सेलेक्ट किया था। ओके, अब हम देखते हैं कि मेंडल ने जो पी प्लांट में 7 कैरेक्टर्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया था, ये 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, ठीक है। तो हियर वी सी अ टेबुलर डायग्राम which clearly reflects the 7 traits which are studied by the Mendel. Here first trait is seed color. तो seed color कैसा है जो मेंडल ने लिया था? एक तो है येलो और ग्रीन, ठीक है। फिर उसके बाद में सीड का शेप कैसा था? राउंड एंड रिंकल। फ्लावर का कलर पर्पल एंड वाइट। पॉड का कलर ग्रीन एंड येलो। पॉड का शेप फ्लैटेंड और कंस्ट्रिक्टेड। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। और प्लांट की हाइट, एक था टाल और दूसरा डार्क, ठीक है। दीज आर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विच आर स्टडीड बाय द मेंडल, ठीक है। ये 7 कैरेक्टर्स को आपको याद रखने हैं, ठीक है। It is a very important. These 7 characters are present on 4 number of chromosomes. 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर ये 7 कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट थे। तो इसमें एक बार हम ब्रीफिंग करेंगे। सबसे पहले कौन कौन से थे? सीड का कलर था, सीड का शेप था, फ्लावर का कलर, पॉड का कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन और प्लांट हाइट था, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करेंगे। अब हम देखते हैं इमैस्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस इन विच वी रिमूव्स द एंथर फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, या रिमूवल ऑफ एंथर्स बिफोर pollen grains mature is called emasculation, ठीक। now we see the law of dominance. law of dominance क्या कहता है? law of dominance कहता है कि when 2 unlike unit or factors are present in one individual, only one
which express is called dominant and other is recessive. This is the law of dominance. एक बार फिर से हम इसको देखते हैं कि when two unlike unit or factors present in one individual, only one which express is called dominant and other is recessive. जैसे कि हम यहाँ पे इस टाल प्लांट को देख रहे हैं और इस डार्फ प्लांट को देख रहे हैं। टाल प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है और कैपिटल टी, डार्फ का स्मॉल टी, ये इसका जीनोटाइप है। जब गैमीट बनेंगे तो ये हैप्लाइड हो जाएंगे। हैप्लाइड हो जाने के बाद में जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो जो F1 जनरेशन आएगा वहाँ पे सारे प्लांट कैसे प्रोड्यूस होंगे, टाल प्लांट। फिर हम उसका जीनोटाइप देखते हैं तो कैपिटल टी यानी कि ये टाल वाला भी जीन प्रेजेंट है और डार्फ वाला भी जीन प्रेजेंट है। तो ये तो भाई क्या नाम बड़ा गड़बड़ हो गया, टाल का भी जीन है और डार्फ का भी जीन है और लेकिन प्लांट कैसा हो रहा है, टाल ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि टाल वाला जो जीन है ये कैसा है, डोमिनेंट जीन है, और डार्फ वाला जो जीन है यानी कि स्मॉल टी है वो कैसा है, रेसेसिव है। यानी कि दोज करेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ in F1 filial generation is called dominant character and other is recessive character. Okay, now we here monohybrid cross and dihybrid cross। ये जरूर पूछा जाता है। ये होता क्या है कि पनेट एक्चुअली में मेंडल के क्रॉस को जो है हम पनेट स्क्वायर से स्टडी करते हैं। ठीक है, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम बात करते हैं तो जो भी स्टडी करते हैं वो हम किसी भी प्लांट में एक करेक्टर को लेकर के करते हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द मोस्ट सिंपल क्रॉस परफॉर्म बाय मेंडल। इट इज द क्रॉस मेड टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल करेक्टर्स। ओके, और डाइहाइब्रिड क्रॉस इज ए क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में याद रखेंगे एक करेक्टर को लेकर के स्टडी करते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो करेक्टर्स को लेकर के स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम मेंडल्स के लॉ के बारे में बात करेंगे। मेंडल प्रपोज्ड टू लॉज, वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट्स एंड अनदर इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको हम याद रखेंगे कि मेंडल्स का प्योरिटी ऑफ गैमीट का लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमीट, और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, अब हम देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट, यानी कि गैमीट की प्योरिटी के बारे में जो लॉ दिया था मेंडल ने उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि द हेरिडिटी करेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय ए पर्टिकुलर यूनिट्स और फैक्टर्स। हेरिडिटी करेक्टर्स जो हैं वो पर्टिकुलर यूनिट्स और फैक्टर्स के थ्रू डिटरमाइन होते हैं। जैसे ये एक प्लांट है, ये टाल प्लांट है और ये डार्फ प्लांट है। टाल करेक्टर और डार्फ करेक्टर ये एक पर्टिकुलर यूनिट और फैक्टर्स कैपिटल टी के थ्रू ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे टाल करेक्टर है वो एक पेयर कैपिटल टी के थ्रू रिप्रेजेंट होगा और डार्फ करेक्टर जो है वो स्मॉल टी और स्मॉल टी के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। फिर से सुनते हैं लॉ को। लॉ कहता है द हेरिडिटी करेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय पर्टिकुलर यूनिट्स और फैक्टर्स, दीज यूनिट अकर इन पेयर्स इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, बट इन द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और गैमीट्स, देखो यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जर्म सेल्स और गैमीट दे बिकम सेग्रीगेट, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, सो डैट ओनली वन मेंबर ऑफ ए पेयर इज ट्रांसमिटेड थ्रू एनी वन गैमीट। This law is also called law of purity of gamete. It is explained by monohybrid cross. याद रखना कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को जो है हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाल करेक्टर को एक पेयर कैपिटल टी के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डार्फ करेक्टर को स्मॉल टी और स्मॉल टी के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये करेक्टेड जीन्स जो हैं
ये अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ये सेपरेट हो गए। फिर जब हम इनकी क्रॉसिंग करेंगे तो ये फिर से यूनाइट होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये F1 जनरेशन कहलाएगा और सारे प्लांट्स कैसे होंगे, टाल होंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस प्लांट में हम सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे। ये देखो हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया है। एक तरफ हमने मेल प्लांट को लिया है, दूसरी तरफ फीमेल फ्लावर, या एक तरफ हमने एंड्रूशियम्स को लिया है, दूसरी तरफ गाइनीशियम या कार्पेल को लिया है। ठीक है, तो ये गैमीट हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ईयर कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये पनेट स्क्वायर के थ्रू हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट कराया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल टी ये कैसा प्लांट है, होमोजाइगस प्लांट है, तो ये कैसा होगा, टाल। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस प्लांट है, ये कैसा होगा, टाल। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी वाला जो जीन है ये कैसा है, डोमिनेंट। यहाँ पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी प्लांट कैसा है, हेट्रोजाइगस है और टाल है। ठीक है, स्मॉल टी ये प्योर फॉर्म में है और ये प्लांट कैसा होगा, डार्क होगा। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो कितना है, 3:1। कैसे, टाल, एक टाल, दो टाल और तीन टाल, तो 3 और एक डार्क, 3:1। जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक में कैपिटल टी टाइप का कितना प्लांट है, एक। कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप के दो प्लांट हैं, और स्मॉल टी टाइप का एक प्लांट है। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो कितना हो गया, 1:2:1। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम मेंडल का सेकंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, मेंडल का सेकंड लॉ है। मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। याद रखना, एक नंबर में भी पूछा जाता है कि मेंडल के सेकंड लॉ को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मेंडल ने जो प्लांट लिए थे उसके सीड के जो कैरेक्टर्स थे वो इस टाइप से थे। जैसे एक सीड दो था, वो कैसा था, राउंड था और येलो कलर का था। ठीक है, राउंड एक अलग करेक्टर हो गया, येलो एक अलग करेक्टर हो गया, तो ये दो करेक्टर्स हो गए। ठीक, राउंड एंड येलो, और दूसरा रिंकेड झुर्रीदार था और ग्रीन था, रिंकेड एंड ग्रीन। ठीक है, एक राउंड एंड येलो, दूसरा रिंकेड और ग्रीन। तो जो राउंड और येलो वाला सीड था उसको हम कैपिटल आर और कैपिटल वाई जीनोटाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। रिंकेड और ग्रीन सीड को हम स्मॉल आर स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया, पेरेंटल जनरेशन हो गई। अब क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमीट का जब फॉर्मेशन होगा तो ये जीन्स और ये जीन्स अपने आप को अलग करेंगे, बिल्कुल श्योर, अभी हम देख चुके हैं। तो गैमीट का जब फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई का फॉर्मेशन होगा। जब हम इसका क्रॉस करा देंगे तब क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये F1 जनरेशन मिल जाएगी। और इसमें खास बात यह है कि ये प्लांट कैसा होगा, राउंड और येलो। इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि कैपिटल आर जो है वो कैसा है, डोमिनेंट जीन है, और कैपिटल वाई जो है वो कैसा है, डोमिनेंट जीन है। इसी वजह से F1 जनरेशन के जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, राउंड और येलो। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इस प्लांट की सेल्फिंग करेंगे, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, तो हमको ये गैमीट मिलेंगे। अब जैसे कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर इंडिपेंडेंट है, इससे भी ये बाइंड अप हो सकता है और इससे भी बाइंड अप कर सकता है। तो कैपिटल आर कैपिटल आर और स्मॉल वाई। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यही कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या कहता है, द मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ द फैक्टर्स सेग्रीगेट independently of the members of other pairs at the time of gamete formation. In the dihybrid cross, it has been found that color of the seed is independent of the shape of the seeds at the time of gamete formation.
फैक्टर्स फॉर द राउंड कैपिटल आर रिंकेड स्मॉल आर असॉर्ट अलग कर लेता है इंडिपेंडेंटली ऑफ येलो वाई और ग्रीन। इट प्रोड्यूसेस 4 टाइप्स ऑफ द गैमीट विद 2 पेरेंटल एंड 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप। ठीक, तो ये आपके जो है वो गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू ये जो गैमीट्स जो बने हुए थे इसको हमने एक तरफ मेल गैमीट्स को अरेंज कर दिया है, दूसरी तरफ हमने फीमेल गैमीट्स को अरेंज कर दिया है। ठीक है, अब हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर तो कैपिटल आर हो गया, फिर ये वाई तो कैपिटल वाई हो गया। ठीक, इसी तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हम इस क्रॉस को करते हुए चले जाएंगे। फिर हम इसमें से फिनोटिपिक करैक्टर को निकालेंगे। तो फिनोटिपिक रेशियो जो होगा मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में